उसकी एक दफ़ा भी रो नहीं काफ़ी। जो मेरी उससे लास्ट मुलाकात हुई, क्योंकि हम रिटर्न करके, अच्छा मैंने मुरी को कभी परेशान नहीं देखा, फ्रेंकली स्पीकिंग। जब भी मैं उससे मिलती थी तो वो हमेशा हंस रहा है, हंसना, तफरी, वो कभी सीरियस होता ही कभी नहीं था। सीरियस नहीं होता था। जिस दिन उसकी डेथ हुई है, मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं छुट्टियों पे थी, मैं वापस आई, मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ। मेकअप में बैठ के मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा कैसा है। मैंने कहा हाँ बेहतर है, तुम्हें क्या हुआ। मुझे लगा कि कुछ, कह रहे क्या हुआ मुझे। मैंने कहा तुम मुझे ठीक नहीं लग रहा मुझे, ठीक। और मेकअप में और भी लोग होते हैं, चुप करके वो चला गया। मैं ये बातें नहीं दोहराना चाहती क्योंकि ये आपके लिए तकलीफ दे है बहुत ज़्यादा। तो ये जो उसकी डिस्टर्बेंस थी, ये डिस्टर्बेंस उसने आपसे शेयर की थी। बिल्कुल। हमारे आखिर के जो डेज़ थे, मुरीद तो आखिर के दिनों में मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, ना सही से वो खा रहा था, ना वो सही से सो रहा था। वो इस तरह से परेशान था। उसकी परेशानी की वजह ये थी, सिर्फ वो नहीं बल्कि जितने भी आपस में जो करीबी थे, जो साथ में थे, उनके ऊपर जब इसकी हकीकत खुली, और वो ऐसे खुली कि इसने इस वाक़े से चंद दिन पहले हब चौकी का एक बहाना किया था कि जी मुझे किडनैप कर लिया गया है और मैं वहाँ पे किडनैप हो गया हूँ। और हम लोग सारे डर गए थे और हम दुआएं कर रहे हैं उसके लिए कि अल्लाह वो खैरियत से आ जाए। उसका बेटा है, उसकी बीवी है, उसकी बीवी और उसके बच्चे को जाके हम पूछ रहे हैं, खाना वो यही पहुँचा रहते कर आ थे। रहा है। जी ऊपर रहते थे। 3 साल का उस वक्त उसका बेटा था और हम उसको ढूंढने में लगे हुए थे, सारे मिल के उसको ढूंढ रहे थे। तो उसने ये बताया कि जी मैं तो हब चौकी में हूँ और मुझे यहाँ किडनैप कर लिया है और मुझे पकड़ लिया है। बाद में फिर कि नहीं वो तो मुझे FIA वालों ने पकड़ लिया था, मेरे पास बहुत सारा पैसा था तो मैंने उनको 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी है तो वो मुझे छोड़ेंगे। FIA के लिए उसने इस कहानियाँ तरह बनाई। कहानियाँ बनाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो उन्होंने पकड़ी कि ये जो ऐसे बोल रहा है ऐसा नहीं है वैसे है। और उससे पहले ये भी हुआ था कि जब वो गया था तो इसकी लोकेशन निकाल रहे थे कि इसको ट्रेस करें, इसको कहीं किडनैप ना हो गया हो अच्छा बेचारा। अच्छा। तो वो जब नादरा सा रिकॉर्ड निकलवाया और जब चीज़ें सामने आई कि अरे माँ बाप बहन भाई ये तो सब हयात नहीं, तो फलानी जगह यहाँ रहता है, तो बहन का ये तो भी है, ये तो ये बातें है। पता चल चुकी थी आपको। ये तब पता चली चंद दिन पहले। तभी तो वो फिर जो चीज़ों पे चीज़ें जो खुली हैं और फिर चीज़ों पे खुलते 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 जब ये हुआ कि ये तो उसका कारोबार भी, ये तो झूठ कहता है, ये तो कारोबार भी नहीं है, अरे ये तो सारा फ्रॉड है। वो जो परेशानी थी कि ये हम कहाँ फंस गए, तो जाहिर है सब परेशान थे। मुरीद इतना ज़्यादा परेशान था कि वो रात में आता था और सोने के लिए जब मैं कहती थी मुरीद बात, क्योंकि टेंशन में तो सब बैठ के डिस्कशन के क्या करें, इससे कैसे निकला जाए। तो मुरीद तो यही कहता था कि सबका डिस्कशन यही हुआ था कि हमने लड़ना नहीं है, हम प्यार से सारे बोलेंगे कि भाई हम सबके जो पैसे हैं। और मुरीद को दूसरों की बहुत फ़िक्र थी कि जो दूसरे हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए उसके थ्रू हैं लगवाए हैं। तो वो उनके पैसे मिल जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है उसको लोगों का बहुत एहसास था। वो अपने से ज़्यादा दूसरों का एहसास करता था। उसको अपने पैसे की नहीं, उसको दूसरों की फ़िक्र थी कि दूसरों ने जो जमा पूंजी लगाई हुई है उन बेचारों को तो मिल जाए। तो यार प्यार से बोलेंगे कि देखो यार पैसों की ज़रूरत है, पैसा दे दो भाई हमारा। तो तभी उसने उस दिन फ़ोन करके कहा कि पैसा चाहिए, पैसा ले लो, तुम्हारा आज तुम्हारा मैं हिसाब पूरा करता हूँ, पैसा ले लो। अच्छा ये जुमला बोला। उमर रेहान को उसने इस तरह से कहा था कि आज मैं पैसा करता हूँ या फ़ाइल बंद करता हूँ, समथिंग कुछ ऐसा जुमला अच्छा। उसने कहा था। वहाँ पे गए हैं तो बताता है उमर रेहान जो मेन हमारा आई विटनेस है केस का कि उसने शूट करने से पहले कहा कि तुझे पैसा चाहिए ना, और फिर उसने शूट किया। मुझे समझ में ये नहीं आती कि आप किसी पर भी आप कैसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि तुम्हें जैसा इंसान होता है तो दूसरे को वैसा समझ रहा होता है। अच्छा मुरीद जैसा था ना, दोस्तों का दोस्त था वो। उसके साथ अगर आप मुस्कुरा के और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप उससे सिर्फ सलाम दुआ भी कर लेना, अगर आपको आधी रात को भी कोई ज़रूरत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई नहीं खड़ा होगा, वो खड़ा होगा आपके लिए, जान भी दे देगा आपके लिए। आतिफ़ के लिए वो सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक आतिफ़ चला जाएगा। क्योंकि मैं तो आखिर के दिनों में उसको ये कह रही थी कि इसकी कंप्लेन करते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं, FIA में हाँ मैंने कहा था कंप्लेन करते हैं। बल्कि एक दिन पहले मंडे की बात है, मेरे पास आज तक वो मैसेज मौजूद है, ज़ाहिर है मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी दिया था। पीर का दिन था क्योंकि ये वाक़या मंगल 9 जुलाई को हुआ था। पीर को मैं ऑफ़िस में न्यूज़ में बैठी हुई थी, मेरी मिड शिफ्ट थी, दोपहर में मैं ऑफ़िस में थी, न्यूज़ कर रही थी।
मुझे मैसेज आता है मुरीद का कि ज़ारा तुम कुछ दिन जो है अपने माँ बाप के घर पे रह लो, अच्छा। हालात जो हैं बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। ये शख्स धमकियों पर आ गया है। मैंने मुरीद को मैसेज किया, रिप्लाई किया, मैंने कहा धमकियाँ दे रहा है, क्या मतलब है? मैंने कहा इसकी धमकी, हम देखते हैं इसकी धमकियाँ, क्या धमकियाँ दे रहा है। और मैंने कहा मुरीद इन हालात में मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी पेरेंट्स के। मैंने कहा इसकी कंप्लेन करते हैं, क्या हुआ है, मैं तुम्हें बुलेटिन में हूँ, मैं अभी तुम्हें कॉल करती हूँ। बुलेटिन जैसे ही क्लोज़ हुआ था, मैं फ़ौरन से निकली हूँ बुलेटिन के बीच में से दूसरे एंकर को बिठा के, और मैंने बाहर निकलती मैं मुरीद को कॉल्स करी, मुरीद फ़ोन नहीं उठा रहा। मंगल को 9 जुलाई को मैं अपनी शिफ्ट करके घर पहुंची हूँ। मैं ऑफ़िस से आके डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के यहाँ जाके अपने बेटे को, क्योंकि वहाँ छोड़ के मैं ऑफ़िस जाती हूँ, बेटे को लेके मुझे घर अपने घर आना था, तो मुझे मुरीद की कॉल आई थी आखिरी बार 8:04 पे। वो लास्ट कॉल थी। वो आखिरी कॉल थी, 8:04 पे उसकी मुझे कॉल आई। और उसे जब मैं फ़ोन रख रही थी तो मैंने सोचा, मैं मुरीद को, मेरा दिल चाह रहा था मुरीद मुझसे और बात करें, तो मैं सोचा मुरीद को बोलूँ थोड़ी और बात करो। फिर मैंने कहा ये बोलेगा मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ, तुम बच्चों वाली बातें कर रही हो, तो चलो ये आएगा भी घर, तो फिर बैठ के बात करते हैं। मौका ही नहीं आया वो कभी। कुछ 15, 20, 25 मिनट के बाद तो फिर मुझे इत्तला मिली है और मैं भागी हूँ अपने फादर के साथ वहाँ पर। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, दिल चाहता है काश वो लम्हे वापस लौट आए, हम उसको तब्दील कर दें, लेकिन जो लिखा है लोहे कलम पे, जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है, हम उसको बदल नहीं सकते, हमें उसके साथ सब्र करना पड़ता है। और आप बड़े सब्र से चल रही हैं, अल्लाह आपको और सब्र दे। लेकिन 10 महीनों में आपने जाल के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक फ़र्द जुर्म नहीं आई। 10 महीने हो गए, आपने कई दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कितनी उम्मीद है ज़ारा आपको कि आपको अदालती निज़ाम हमारा इंसाफ दे पाएगा, आप वाकई इंसाफ हासिल कर पाएंगी, खून रंग लाएगा। सुमैया पता है अल्लाह के भरोसे ही है, क्योंकि अगर मैं अपने अदालती निज़ाम को देखूं, हम लोग न्यूज़ में कितनी बार देखते हैं कि कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे दुनिया को पता होता है कि कल्प्रिट कौन है, मजलूम कौन है, मगर बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, सालों सालों के बाद छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, सज़ा नहीं दी जाती। मुझसे लोग सवाल करते हैं सब कुछ आपके सामने है, इंसाफ तो नहीं मिलेगा। बहुत से लोग तो आके मुंह पे यूँ आके बोल देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि कोई हर्ट होगा या नहीं, इंसाफ तो नहीं मिलेगा आपको, इंसाफ तो नहीं मिलने वाला। तो मैं एक ये बात कहती हूँ, और जो मेरा यकीन है जिसके ऊपर मैं अभी भी कारबंद हूँ, कि मेरा अल्लाह साथ है और मैं अल्लाह के भरोसे ये केस लड़ रही हूँ। बस मेरी दुआएं हैं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको गले लगाऊं, और बस आप बस बहुत सारी दुआएं हैं। और बहुत शुक्रिया आप आई, आप लोगों ने और बोल ने मुरीद को याद रखा। उसको तो हम कभी नहीं भूल सकते। मुरीद भी आप सब से ज़िक्र करता था, बहुत प्यार करता था, चैनल से बहुत ज़्यादा, वहाँ के जो खाने हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें और सब चीज़ों की करता था। बस आप सब ने याद रखा है। मैं यही है कि सब लोग प्लीज़ दुआ कीजिए और कि इंसाफ मिले और मुरीद के जो कातिल हैं वो अपने अंजाम को पहुँचें जल्द से जल्द, ताकि मुरीद की भी रूह को सुकून मिले और शायद कुछ मुझे भी सुकून मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।